अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब में खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सीरम एल्ब्यूमिन। हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सीरम एल्ब्यूमिन का प्रिंसिपल क्या है, किस असूल के तहत ये काम करता है और इसका रिजेंट्स कितने होते हैं या कौन कौन सा रिजेंट होता है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसको कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, और इसके साथ साथ हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे किन केसेस के अंदर ये बढ़ जाती है, किन केसेस में ये कम हो जाता है। और साथ में हम देखेंगे जीजीटी, जिसे गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज भी कहते हैं। तो चलते हैं हम आज अपने टॉपिक की तरफ। तो सब पहले हम देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है। एक डाई होती है जिसे हम ब्रोमोसिरोल ग्रीन कहते हैं। डाई मतलब कलर वगैरह, ठीक है। ये घरों पे पेंट करने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपने इसको ज़रा थोड़ा सा एहतियात से लेना है। ये एक डाई है, इस तरीके कार में जो इस्तेमाल होती है। इसके लिए हमारे पास जो pH होनी चाहिए वो 4.2 होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि इनके हम ये जो केमिकल है, यानी कि जो हमारे पास एल्ब्यूमिन है, इसको हम एक चार्ज में तब्दील कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, आपस में खींचता है, तो वो एक दोनों मिल जाते हैं। तो एक समझ लें, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो एक कम्प्लेक्स बनता है। तो इसी तरह ही है, 4.2 pH पर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज एल्ब्यूमिन जो है वो नेगेटिवली, एल्ब्यूमिन के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो मैंने आपको डाई बताई है ब्रोमोसिरोल ग्रीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज वाला एल्ब्यूमिन जो है वो नेगेटिव चार्ज वाले BCG के साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाता है, और ये जो कम्प्लेक्स बनेगा एल्ब्यूमिन का और BCG का जो कम्प्लेक्स बनेगा उसका रंग हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। अब हमने इसी ही ग्रीन रंग की शिद्दत पे ही अपने एल्ब्यूमिन की क्या है अब्जॉर्बेंस मालूम करनी है। जितना ग्रीन कलर डार्क होगा हमारा रिज़ल्ट भी उतना ज़्यादा होगा, अगर कलर लाइट है तो हमारा रिज़ल्ट भी कम होगा। अब इसको जो सब्ज़ कलर है, सबसे ज़्यादा फ़िल्टर पेपर जो इसको जज़्ब कर सकता है, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, वो होता है 628 नैनोमीटर वाला फ़िल्टर पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत रखता है। अब चलते हैं हम इसके रिजेंट्स की तरफ कि इसके अंदर कितने रिजेंट्स होते हैं। इसके अंदर एक ही रिजेंट होता है, ठीक है, जो ब्रोमोसिरोल हमने कहा था ग्रीन एक डाई है, और इसके साथ साथ जो इनको चार्ज में कन्वर्ट करता है वो होता है सक्सिनेट बफर। अब हम देखते हैं इसके लिए हमारे पास सैंपल कौन सा रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए जो हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ सकती है वो हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा, यानी कि हेपरिन वाइल में लिया हुआ प्लाज्मा भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम इसके लिए सीरम भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ, हमने इसको परफॉर्म कैसे करना है। इसको जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़र्स्ट टाइम जब हम टेस्ट लगाते हैं तो हम उसकी कैलिब्रेशन वगैरह भी करते हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि जो मैं आपको बताता रहता हूँ, हमने 3 वायलें लेनी है। एक के ऊपर हमने ब्लैंक मेंशन करना है, दूसरी के ऊपर हमने स्टैंडर्ड, और तीसरे के ऊपर हमने क्या मेंशन करना है, टेस्ट। ब्लैंक के अंदर हम इन तीनों के अंदर क्या कर देंगे, रिजेंट डाल देंगे। रिजेंट 4 ml, ब्लैंक में भी 4 ml, स्टैंडर्ड में भी 4 ml और टेस्ट में भी 4 ml। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड होगी उसके अंदर हम 20 ml क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड के जो वाइल होती है, ठीक है ना, जो टेस्ट के लिए वाइल होती है रिजेंट वाइल, उसके साथ हमें स्टैंडर्ड दिया होता है, तो उसमें के स्टैंडर्ड में से हम 20 माइक्रोलीटर वो निकाल के स्टैंडर्ड का रिजेंट निकाल के हम उसके अंदर स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और जो टेस्ट वाली है उसके अंदर हम पेशेंट का सीरम या फिर हेपरिनाइज्ड प्लाज्मा 20 माइक्रोलीटर डाल देंगे और इन तमाम रिजेंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, इनको 10 मिनट के लिए कमरे के दर्जा हरारत पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद ये इनका कलर डार्क होता जाएगा, लाइट हो जैसे ही होगा तो वो उसका इंक्यूबेशन टाइम होता है, इतना हमने इनको टाइम देना होता है। अगर कोई यानी कि कलर इसमें डेवलप होता रहता है, सही तरह से परफॉर्म होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड टेस्ट इनकी ऑब्जर्वेंस ले लेनी है। किस फ़िल्टर पेपर पे मैंने अभी आपको बताया, जी हाँ बिल्कुल 630 नैनोमीटर पर मालूम करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेंस लेने के बाद हम इसकी रिज़ल्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट के लिए जो फार्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है, ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडिंग बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ
स्टैंडर्ड, इनको हम मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारा रिज़ल्ट होगा, टेस्ट का रिज़ल्ट होगा। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर डेसीलीटर। अब हम बात करते हैं इसके नॉर्मल वैल्यूज़ की तरफ के इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो सीरम एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 3.5 से लेके 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत किट के हवाले से या हर इलाके के हवाले से थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, 4-5 पॉइंट का, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन, इसका असर क्या होता है, सीरम एल्ब्यूमिन क्यों कराई जाती है। सीरम एल्ब्यूमिन जो है वो जिगर की पुरानी बीमारियां मालूम करने के लिए की जाती है। क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं। अब क्या है कि अगर क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन की मिकदार कम हो जाएगी, बीटा और गामा ग्लोबुलिन की मिकदार बढ़ जाती है। और इसके अंदर एक अल्फ़ा-1 एस प्रोटीन हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसकी भी मिकदार कम हो जाएगी। और ऑब्स्ट्रक्शन में जॉन्डियस जो होती है, अब ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डियस में क्या है, अल्फ़ा-2 ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन की मिकदार बढ़ जाती है, किसके अंदर, ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डियस के अंदर, ठीक है। और टोटल प्रोटीन की मिकदार तब तक नहीं पड़ती जब तक जिगर के अंदर कोई ख़राबी ना हो। बाद वक़्त हम इसकी एजी रेशो भी निकालते हैं। एजी रेशो का मतलब होता है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो, यानी कि हम ऊपर एल्ब्यूमिन को रखेंगे, नीचे ग्लोबुलिन को रख के हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो रेशो होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, जो हमारा मेन टॉपिक है दूसरा। मैंने आपके साथ कहा कि आज हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज यानी कि जीजीटी। जीजीटी एक एंजाइम है जो बाइल डक्ट में पैदा होता है, और अगर बाइल डक्ट में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो इसकी मिकदार बढ़ जाती है। ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। ऑटोमेटिकली सी बात है कि आप यानी कि आप एक रोड से ट्रैफिक गुजर रही है, ठीक है, अगर उस रोड पे कहीं पे ख़राबी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है, रश लग जाता है, लाइनें लग जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ से पास नहीं हो पाती। इसी तरह ये बाइल डक्ट में पैदा होती है, वहीं से ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है हमारे पास स्टोमक के अंदर। तो साफ ज़ाहिर है अगर बाइल डक्ट कहीं पे डैमेज हो गई या बीमारी की वजह से उसे कुछ हो गया तो उसके अंदर इसकी मिकदार ऑटोमेटिकली सी बात है बढ़ जाएगी। और बाद औक़ात ये आपको पहली जो बात बताई है कि क्या, जिगर बाइल डक्ट में ख़राबी की वजह से, बाद औक़ात ये जिगर की बीमारी में भी हो सकता है, ड्रग्स के इस्तेमाल से भी हो सकता है, शराब नोशी की वजह से भी इसकी मिकदार बढ़ जा सकती है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो काफ़ी अरसे से अद्वियात या अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा होता है, या फिर डिप्रेशन ख़त्म करने वाली अद्वियात भी, जो डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं वो भी लगातार मेडिसिन खाते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जीजीटी की मिकदार बढ़ जाती है। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है एक इंसान के अंदर जीजीटी की, वो होती है 11 से लेके 60 तक यूनिट पर लीटर, ये इसका यूनिट है, U/L। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ हम तमाम लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, और आप मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्द हो सके आपको रिलायबल आंसर दिया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सॉल्व की जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।